हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर हसानी। सो एक और प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो बेस्ड है प्लांट रिप्रोडक्शन पर, यानी पौधों में लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन के बेहतरीन सवालों के साथ हम हाजिर हैं। 40 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास और 40 मिनट्स का हमारा लक्ष्य होगा कि 40 क्वेश्चन को 40 मिनट में हम आपके सामने प्रस्तुत कर दें। तो चलिए सवालों का सिलसिला बिना किसी रोक टोक के हम शुरू करेंगे। तो पहले सवाल पे हम लोग आते हैं कि आपसे कहता है कि पौधे का मादा प्रजनन अंग कहलाता है। पौधे का मादा प्रजनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो पिस्टिल है ना, जिसे हम अंडप के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर भी इसको कहते हैं, स्टमेन जिसको पुंकेसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पुंकेसर, कैलिक्स जिसको बाह्यदल कहते हैं, बाह्यदल भी कहते हैं, और थैलेमस जिसको हम पुष्पाशन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर प्रजनन अंग है, वो कहलाता है आपका स्टैमेन, पुंकेसर है ना। कैलिक्स तो बाहर होता है फूल के, है ना, चारों तरफ कैलिक्स होता है, और फिर थैलेमस जिस पर पुष्प के सारे भाग जुड़े होते हैं। तो पुष्प के सारे भाग जिस पर जुड़े होते हैं उसको कहते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। और नीचे ग्रीन कलर की जो पत्ती जैसी संरचना होती है ये कहलाती है आपकी कैलिक्स। और कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए जो कलरफुल भाग होता है, रंगीन भाग होता है फूल का, वो कहलाता है आपका पैटल। क्या कहलाता है? पैटल यानी दल। और पैटल के समूह को हम क्या कहते हैं? कोरोला, कोरोला, दलपुंज, दलपुंज। एक पंखुड़ी को हम क्या नाम देते हैं? पैटल यानी दल। और पंखुड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? कोरोला। और बिल्कुल पुष्प के मध्य में होता है मादा प्रजनन अंग। ये देखिए, ये है मादा प्रजनन अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इसको हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, कार्पेल या पिस्टिल जिसको अंडप कहते हैं। ये मादा प्रजनन अंग होता है और चारों तरफ इसको घेरे रहते हैं साइड साइड से आपका स्टमेन यानी पुंकेसर। तो ये आपका जो है ये स्टमेन है, ये जो है ये आपका स्टमेन है, स्टमेन पुंकेसर है जो कि नर प्रजनन अंग है, और पिस्टिल जो है वो मादा प्रजनन अंग है। तो सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए पिस्टिल। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये देखिए मादा प्रजनन अंग, ये बीच में होता है मादा प्रजनन अंग। और मादा प्रजनन अंग के 3 भाग होते हैं। मादा प्रजनन अंग के 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग कहलाता है क्या? स्टाइल, वर्तिका, वर्तिका। और नीचे जो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? ये ओव्यूल, बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। निषेचन के बाद जो ओवरी है, निषेचन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फल में बदल जाता है। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी बीज क्या है? परिपक्व ओव्यूल है। ओव्यूल परिपक्व होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। तो क्वेश्चन होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, क्या हो जाएगा? फ्रूट। निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है ना। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। आगे चलते हैं। सीड कैसे बनता है? तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि ये मादा प्रजनन अंग है जिसको हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। मादा प्रजनन अंग को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, हिंदी में अंडप बोलते हैं या स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर एक और रचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो क्या होता है? फल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, मान लिया यहां पे पॉलन ग्रेन आएगा और पॉलन ग्रेन
के अंदर मादा युग्मक होंगे और ये दोनों आकर मिल जाएंगे। यहाँ पे नर युग्मक, यहाँ पे मादा युग्मक, ये दोनों आकर मिलेंगे। निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है और बीज जो है वो बीजांड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीज क्या है? फर्टिलाइज्ड क्या है? ओव्यूल है ना, निषेचित बीजांड है ना। निषेचन के बाद ये जो आपका बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो उत्तर है अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, मतलब अनिषेचित अंडाशय। फर्टिलाइज्ड ओवरी नहीं, ओवरी किस में बदल जाता है? ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, निषेचित बीजांड। निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इन फ्लावर द मेल ऑर्गन इज, है ना, पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या है? स्टैमेन, कार्पेल, सेपल, पेटल। तो उत्तर क्या है? नर प्रजनन अंग हो गया स्टैमेन, जिसको हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नर प्रजनन अंग है आपका, ये है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? एंथर यानी परागकोश। और ये जो डंठल जैसी संरचना है ये कहलाता है फिलामेंट, तंतु। क्या कहलाता है? तंतु। और ये जो रचना है जो थैलेमस से ऐसे जुड़ी रहेगी, ये पुष्पाशन से जुड़ी रहेगी, इसको हम क्या बोलते हैं? तो स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन यानी पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है, या लौंग का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? विच पार्ट ऑफ क्लोव इज यूज्ड? ओव्यूल यानी अंडाशय, है ना, और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी वर्तिका, या पुष्पकलिका। तो उत्तर होगा कि क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या? फ्लावर बर्ड्स। देखिए, लौंग के पौधों में जब फूल आता है तो फूल को खिलने नहीं देते। फूल खिलेगा तो व्हाइट कलर का ऐसा फूल बनता है। फूल को खिलने नहीं देते हैं, फूल को कली की अवस्था में तोड़कर ऐसे सुखा लेते हैं और कहते हैं क्या? लौंग है। लौंग को आप देखिएगा तो अभी जो आपके पेटल्स हैं, पंखुड़ियां, वो खिली नहीं है, कली की अवस्था में, बड पोजीशन में है, और उसको तोड़कर हमने सुखा दिया है ना। तो फूल को खिलने नहीं देते हम लोग और कहते हैं कि ये लौंग है कि नहीं? तो याद रखना, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स भी लिखा रह सकता है, सुखाई गई पुष्पकलिका, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैफरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, केसर प्राप्त होता है। तो देखिए, कोई भी फूल है तो फूल में क्या होता है? ये पुष्पाशन होगा, थैलेमस होगा, ये आपका सेपल हो गया, बाह्य दल, है ना, सेपल हो गया, और ये आपका हो गया क्या? पंखुड़ियां, और ये बीच में मादा प्रजनन अंग, ये देखिए, ये मादा प्रजनन अंग, और इसके चारों तरफ नर प्रजनन अंग। ये मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग की बात करेंगे तो ये मादा प्रजनन अंग के तीन भाग होते हैं, है ना। ये ऊपर वाला आपने देखा, ऊपर वाला क्या कहलाता है? ऊपर वाला कहलाता है स्टिग्मा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और बीच वाला क्या कहलाता है? स्टाइल, वर्तिका। और ये नीचे जो फूला हुआ भाग है जिसको क्या कहते हैं? ओवरी, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है ना। ये टोटल क्या हो गया आपका? कार्पेल के तीन भाग होते हैं, है ना। कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जब फूल आता है, केसर के पौधों में जब फूल आता है तो यहां से काट कर क्या करते हैं? इसको सुखा लेते हैं, है ना। इस तरह से ढेर सारा स्टिग्मा और स्टाइल, ये स्टिग्मा स्टाइल काट कर सुखा लेंगे। तो जब इस तरह से रेशा बनेगा तो यही आपका सैफरन होगा। तो याद कर लीजिएगा कि केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र एवं वर्तिका। और अगर मैं केसर का फूल दिखाऊं तो केसर के फूल में तीन ही मादा प्रजनन अंग होते हैं एक फूल में। देखो, ये हुआ स्टिग्मा, स्टाइल, नीचे होगा ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल, नीचे होगा ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल, नीचे होगा ओवरी। तो केसर के पौधों में जब फूल आता है तो यहां से इसको काटकर सुखा लेंगे और सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यानी अगर आपको 100 ग्राम केसर
निकालना है तो ना जाने कितने फूलों से ऐसे एक एक करके चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक फूल में 3 ही मादा प्रजनन अंग होते हैं। तो ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका और नीचे अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, यहां से काट कर कर सुखा लेंगे। तो केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तर होगा वर्तिकाग्र एवं वर्तिका, इसलिए काफी महंगा आता है ये, है ना। चलिए, तो उत्तर हो गया वर्तिकाग्र एवं वर्तिका। अगले आप पार्ट पे आते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पेयर इज, सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग होते हैं, ये रटने वाला सवाल है। वर्तिकाग्र खाते हैं, वर्तिका खाते हैं, या फ्लैशी थैलेमस या फ्लैशी पैटल्स, मांसल पंखुड़ियां। तो होता क्या है कि सेब और नाशपाती में ये जो थैलेमस होता है, पुष्पाशन, पुष्पाशन समझते ना, पुष्प का वह भाग जिस पर सारे पार्ट्स लगे होते हैं उसको कहते हैं पुष्पाशन, है ना। इससे कैलिक्स जुड़ा रहेगा, कोरोला जुड़ा रहेगा, एंड्रोशियम जुड़ा रहेगा, है ना, मतलब सेपल पेटल जुड़ा रहेगा, ये पुष्प हुआ। तो सेब और नाशपाती में क्या होता है, ये जो थैलेमस है ना, यही फ्लैशी हो जाता है, गूदेदार हो जाता है और हम इसे खाते हैं। तो इसका याद कर लेना है, बस रट लेना है कि सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो याद करना है फ्लैशी थैलेमस मांसल पुष्पाशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का खाने योग्य भाग क्या होता है? रट लेना है चुपचाप से, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। अब ये भ्रूणपोष क्या होता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, रटने वाली चीज है, रट लो कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो एंडोस्पर्म कहलाता है। आगे चलते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? रटने वाला क्वेश्चन है, तुरंत रट लो, एरिल। अब एरिल क्या है, इसको गोली मारो, आप उसको जाने दो। रटना है कि एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज नोन एज व्हाट? एरिल, है ना। ये नीट का बड़ा चहीता सवाल है। उसी तरह से एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज, है ना, ऑरेंज का खाने योग्य भाग क्या है? संतरे का खाने योग्य भाग है, रट लेना है, जूसी हेयर्स, रसीले रोम, है ना। आप देखिएगा ये जो आपका ऑरेंज होता है उसमें इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें जूस भर जाता है, तो जूसी हेयर्स, रसीले रोम। ठीक है, रटने वाली चीज है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, मैंगो आम का खाने योग्य भाग कहलाता है, रट लेना है, मेसोकार्प, मध्य फल भित्ति, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन पे हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, इसको याद करना है आपको, रट के आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का किसी तरह से स्टिग्मा तक पहुंच जाना, परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की घटना पॉलिनेशन कहलाती है। हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन जा सकता है, कीटों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, अन्य जंतुओं के माध्यम से, किसी भी माध्यम से परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की घटना परागण कहलाती है। तो पूछ रहा है कि वायु के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? तो रटना है एनिमोफिली। एनिमो वर्ड जहां पे भी आ जाएगा, एनिमोस वर्ड जहां पे भी आ जाए, एनिमोस का मतलब होता है एयर यानी वायु। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अनीमोमीटर, अनीमोमीटर क्या है? अनीमोमीटर क्या है? वायु की गति को, है ना, वायु के वेग को मापने वाला यंत्र, विंड के वेलोसिटी को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अनीमोमीटर। तो ये रटने वाला सवाल है, रट लो फटाफट इसको। आगे चलते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो रटना है इंटोमोफिली, इंटोमोफिली। अब देखो फिली हटाकर लॉजी लगा दो, फिली हटाकर लॉजी लगा दो तो क्या हो जाएगा? इंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? कीटों का अध्ययन। इंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? कीटों का अध्ययन। फिली कीटों के द्वारा परागण। ठीक है, उसी प्रकार एंट यानी चींटी के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? तो याद कर लेना है मरमैकोफिली, मरमैकोफिली। मरमैकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? चींटियों का अध्ययन। मरमैकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? चींटियों का अध्ययन। मरमैकोफिली मतलब चींटियों के द्वारा परागण, है ना। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? चमगादड़ के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? रट लेना है कैरेप्टेरोफिली। कैरेप्टेरोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? कैरेप्टेरोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? चमगादड़ों का अध्ययन। कैरेप्टेरोफिली मतलब चमगादड़ों के द्वारा परागण। एनिमोफिली तो आपको पता चल गया। जूफिली, देखो जूलॉजी मतलब क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन। तो जूफिली मतलब क्या हो जाएगा? जंतुओं के द्वारा परागण, ब्रॉड सेंस में, है ना। जैसे कीटों के द्वारा परागण, जैसे कि पक्षियों के द्वारा परागण। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे किसमें? जूफिली में। ऑर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन बाई, पॉलिनेशन बाई क्या? बर्ड।
पॉलिनेशन बाय बर्ड, पक्षी के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। अनीमोफिली मतलब हवा के द्वारा परागण, वायु के द्वारा परागण, है ना। और सबसे अधिक परागण, मैक्सिमम पॉलिनेशन हवा के द्वारा ही होता है, ये आपको पता होगा। सर्वाधिक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो अनीमोफिली मतलब हवा के द्वारा ही होता है। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का है, पत्ती का है, अंडरग्राउंड रूट का है? बताइए, बताएं। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? ये आप होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप लोग। चलो, तो स्वीट पोटैटो जो है वो प्राथमिक जड़ का रूपांतरण है, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, भूमिगत जड़ का रूपांतरण है। नाउ टर्मेरिक स्टेम है, कैसे आप इसे प्रूफ करेंगे? स्टेम तो जनरली कहां होता है? जमीन के ऊपर, लेकिन हल्दी तो होता है जमीन के नीचे। तो ये जमीन के नीचे रहते हुए तना कैसे है? आप जानते हैं कि हल्दी क्या है? रूपांतरित तना है। ये हल्दी क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तना, रूपांतरित तना या क्या? तो अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना, भूमिगत तना। तो तना तो जनरली जमीन के ऊपर रहता है, तो आलू, अदरक, हल्दी और जमीन कंद जिसको ओल कहते हैं, आलू, अदरक, हल्दी, जमीन कंद जिसको ओल कहते हैं, ये सब के सब रूपांतरित तना है या भूमिगत तना है। कैसे? जमीन के अंदर रहते हुए भी तना कैसे हुआ? तो आप जानते हैं कि प्लांट के किस भाग को हम तना कहते हैं? तो आपने कहा सर प्लांट के उस भाग को हम तना कहेंगे, प्लांट के उस भाग को हम तना कहेंगे जिस पर नोड्स और इंटर नोड्स होंगे। क्या होंगे? जिस पर नोड्स मतलब पर्व संधि, नोड्स मतलब पर्व संधि और इंटर नोड्स होंगे। आप कहेगा सर ये अब नोड्स और इंटर नोड्स क्या लफड़ा आ गया? तो देखिए, तना का वह भाग जहां से पत्तियां, शाखाएं, फूल इत्यादि निकलते हैं, पत्तियां, शाखाएं, फूल इत्यादि निकलते हैं। प्लांट का वह भाग जहां से पत्तियां, शाखाएं या फूल इत्यादि निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। जैसे ये आपका नोड हो गया, ये आपका नोड हो गया, और दो नोड के बीच के रीजन को इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, पर्व संधि, सॉरी अंतः पर्व कहते हैं, अंतः पर्व कहते हैं। तो प्लांट का वह भाग जिसमें संधियां एवं पर्व संधियां हो उसे हम तना कहेंगे, उसे हम तना कहेंगे। तो आप कहेगा सर आलू, अदरक और हल्दी और ओल तना कैसे हुआ? उसमें कहां नोड्स और इंटर नोड्स हैं? तो आप कहेगा दिखेगा बिल्कुल। देखो ये आलू में जो आंख होती है ना, आई, आंख, ये सब क्या है? नोड है ना, नोड है। आपने देखा होगा यहां से क्या होगा? ये आपने देखा होगा कलिकाएं निकल आती हैं आलू के फेवरेबल कंडीशन में। अगर आप अदरक देखोगे, हल्दी देखोगे तो वहां पे भी आपको नोड्स और इंटर नोड्स दिखेंगे। तो भले ही जमीन के अंदर हो प्लांट का कोई भी पार्ट, लेकिन उसमें नोड्स और इंटर नोड्स अगर मौजूद हैं, नोड्स और इंटर नोड्स अगर मौजूद हैं तो क्या होगा कि भाई वो क्या होगा? वो तना होगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि हल्दी जो है वो एक स्टेम है, कैसे? हल्दी एक स्टेम है कैसे? यह मिट्टी की सतह के समानांतर बढ़ता है, यह खाद्य सामग्रियों को भंडारित करता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, या इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं? तो सही उत्तर हमारा हो गया नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। तो प्लांट का वह भाग जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स हो, पर्व संधि एवं अंतः पर्व हो, भले ही वो जमीन के अंदर होगा लेकिन वो तना होगा। ठीक है जी, अगले सवाल पे चल रहे फटाफट। नाउ लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट विच पार्ट? पत्तियां तने के किस भाग से जुड़ी होती हैं? तो अभी हमने कहा कि तना का वह भाग
तना का वह भाग जहां से पत्तियां, शाखाएं, फूल इत्यादि जुड़े होते हैं, पत्तियां, शाखाएं, फूल इत्यादि लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर उसे हम पर्व संधि कहते हैं, नोड कहते हैं। तो अब इस पे हम कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। चलिए, बहुत कीमती आपके टाइम। पॉलिनेशन अकर्स इन, परागण किस में होता है? तो देखो, परागण की क्रिया फूल वाले प्लांट में होती है जिसमें फूल प्रोड्यूस होगा। और आगे हम प्लांट किंगडम में, पादप जगत में आपको बताएंगे कि फूल किस में होता है। तो फूल जो होता है, फूल वाले पौधे जो होते हैं वो किस में होते हैं? तो आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधों में क्या होगा? तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। एंजियोस्पर्म एंड फंजाई, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। तो फूल जहां पे होगा वहीं पे परागण होगा। तो आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज फल के अंदर होता है, इसको बताएंगे हम। और अनावृत बीजी पौधे वो होते हैं जिसमें जो है बीज फल के अंदर नहीं होता है ना। तो एंजियोस्पर्म, अभी रट लीजिए, आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में ही परागण की क्रिया होती है ना। बाकी एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। आवृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं वो हम बताएंगे। आवृत बीजी पौधे वो होते हैं जिसमें बीज फल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे नग्न बीज होते हैं, है ना, बीज फल के अंदर नहीं होते। अगले सवाल पे चलते हैं। विविपिरी का मतलब क्या है ना। जरायुजता का अर्थ क्या है? जरायुजता का अर्थ क्या है? तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक आप उत्तर करिएगा। देखिए, ये मान लिया कि कोई प्लांट है और ये प्लांट है और इसकी शाखाएं हैं और उससे जुड़ी हुई हैं पत्तियां, और इस शाखा से एक फल भी जुड़ा हुआ है, इस शाखा से एक फल भी जुड़ा हुआ है, और इस फल के अंदर जाहिर सी बात है कि बीज होगा। इस फल के अंदर आपका एक बीज है। अभी क्या है ये है आपका फ्रूट, ये है आपका फ्रूट यानी फल, और इस फल के अंदर ये क्या है? बीज। फल अभी पेड़ की शाखा से ही जुड़ा हुआ है और इसके अंदर जो बीज है वो अंकुरित होने लगे, बीज जो है वो अंकुरित होने लगे। अभी फल पेड़ की शाखा से जुड़ा ही हुआ है और उसके अंदर बीज अंकुरित हो जाए, इस घटना को हम जरायुजता कहते हैं, विविपिरी कहते हैं। तो अब आप चुन लो कि जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट्स स्टिल ऑन द पेरेंट प्लांट। फल के अंदर बीज का अंकुरन जबकि यह अभी भी पौधे से जुड़ा हुआ है, पौधे से जुड़ा हुआ है, पौधे से जुड़ा हुआ है। बाकी तो कई तना का संगठन, उर्वरक के बाद मटर के फल का विकास, या तना की दरारों में बीज का अंकुरन जहां पर कुछ मिट्टी जमा हो जाए, ये सारे वाहियात ऑप्शन है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड क्या है? तो अभी आपने पढ़ा था कि सीड क्या है? परिपक्व बीजांड है ना। निषेचन के बाद अंडाशय क्या होता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीज परिपक्व होकर क्या, बीजांड परिपक्व होकर क्या बना लेता है? बीज बना लेता है। देखिए ये मादा प्रजनन अंग था। मादा प्रजनन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, हिंदी में अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या था? बीजांड, है ना। निषेचन के बाद ये बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन को चुनो। पुष्पन फलों के पकने की एक घटना होती है। क्या बोल रहा है? एंथेसिस, यानी पुष्पन फलों के पकने की घटना को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। फिर बोलता है कि फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, है ना। अगर निषेचन के बिना ही अंडाशय फल में विकसित हो गया तो उसे अनिषेक फलन या अनिषेक जनन कहते हैं। प्लांट्स अंडरगो सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। पौधे एकल निषेचन की घटना प्रदर्शित करते हैं। अब पूछ रहे हैं कि भाई इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो देखिए, एंथेसिस का मतलब क्या होता है? फूल का खिलना, फूल का खिलना, है ना, ये कहलाता है एंथेसिस, है ना।
फलों का पकना एंथेसिस नहीं कहलाता। एंथेसिस मतलब फूल का खिलना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये कहलाता है एंथेसिस। फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये गलत हो गया लेकिन ये स्टेटमेंट सही है कि अगर निषेचन नहीं हुआ और बिना निषेचन के अंडाशय फल में परिवर्तित हो गया तो इस घटना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज व्हाट? पार्थेनोकार्पी। अनिषेक जनन या अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल बन गया। और ऐसे फल क्या होंगे? ऐसे फल बीज रहित होंगे, क्योंकि निषेचन के बाद आपने देखा, निषेचन के बाद अंडाशय में मौजूद ओव्यूल सीड बनाता है। तो जब निषेचन हुआ नहीं तो ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। प्लांट्स अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन। याद कर लीजिएगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं खास करके एंजियोस्पर्म, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। डबल फर्टिलाइजेशन की घटना होती है, तो ये भी आपका हो गया गलत। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, केवल दो, केवल दो, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोलता है कि पुमंग और जायांग मतलब एंड्रोशियम और गैनोशियम पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। सही के गलत? तो आप कहेगा सर बिल्कुल सही है, एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गैनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुमंग नर प्रजनन अंग, जायांग मादा प्रजनन अंग। बोलता है कैलिक्स और कोरोला आर द एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला यानी आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज फूल के सहायक मादा प्रजनन अंग होते हैं। बिल्कुल सही है, पुष्प में होते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है, तो उत्तर है कि बोथ 1 और 2, दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही हो गया। तो आसान सा सवाल। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कहता है कि स्टमेंट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये जो आपका फ्लावर होता है ना, फ्लावर होता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? स्टमेन होता है, स्टमेन होता है। तो सही के गलत? तो आप कहेगा सर ये तो महागलत बात हो गई। बीच में क्या होता है? बीच में कार्पेल या पिस्टिल होता है जो कि मादा प्रजनन अंग होता है, और स्टमेन यानी पुंकेसर, पुंकेसरों के समूह को एंड्रोशियम कहते हैं, ये साइड साइड में होता है। तो ये महागलत बात बोल रहा है। बोलता है कि स्टमेन जो कि नर प्रजनन अंग है, ये पॉलन ग्रेन बनाता है। कहां पर? ओवरी में। देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है ये। स्टमेन जो है वो पॉलन ग्रेन तो बनाता है, परागकण बनाता है, लेकिन ओवरी में नहीं। ओवरी तो मादा प्रजनन अंग हो गया ना, तो खत्म हो गया। ठीक है। नाउ द स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल इज नोन एज ओवरी। ये जो कार्पेल है जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, जिसमें नीचे फूला हुआ जो भाग है ये ओवरी कहलाता है। ये सही है ना? तो ये स्टमेन है जिसे हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, जो मादा प्रजनन अंग है। यह है स्टिग्मा, यह है स्टाइल, यह है ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये जो नीचे फूला हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ओवरी। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स यानी जनन कोशिकाएं जायगोट बनाती हैं, है ना? तो जनन कोशिकाओं के संलयन से युग्मनज बनता है। ये तो सही हो गया। तो तीसरा और चौथा जो है वो सही हो गया। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिलते हैं तो जायगोट बनता है, पौधों में भी जंतुओं में भी। तो तीसरा और चौथा हमारा जो है वो सही हो गया। सही पूछ रहा था ना? हाँ, करेक्ट ही तो पूछ रहा था, करेक्ट पूछ रहा था। तो ज्यादा कुछ नहीं है भाई इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन कैन बी फाउंड इन पल्सेस, है ना? यानी दालों में जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में मौजूद होता है? किस रूप में मौजूद होता है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और थियामिन। थियामिन आप जानते हैं कि विटामिन B1 का नाम होता है, केमिकल नेम होता है। ग्लूटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो अगर पल्सेस की बात करें तो उसमें प्रोटीन किस रूप में मौजूद होता है? स्टैटिक जीके का सवाल हो गया। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि दो कॉलम हमारे पास हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। दो कॉलम है, इसको सही से मैच करके सही ऑप्शन को टिक करना है।
जैसे आपने देखा कि अदरक, अदरक अदरक क्या होता है? तो तना होता है। कैसा? रूपांतरित तना। अब इस तना को हम किस नाम से जानते हैं वो जरा देख लीजिए। तो अदरक के तना को हम राइजोम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? राइजोम के नाम से जानते हैं। तो एक का हमारा हो गया डी के साथ मैचिंग। उसके बाद अनियन, अनियन क्या है? तो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, रूपांतरित क्या होती हैं? रूपांतरित पत्तियां होती हैं, और इसको बल्ब के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब। तो हमारा 2 का मैचिंग हो गया सी के साथ, 2 का मैचिंग हो गया हमारा सी के साथ। ठीक है जी। अब पोटैटो भी क्या है? रूपांतरित तना है, लेकिन इसे हम ट्यूबर के नाम से जानते हैं, कंद के नाम से जानते हैं। तो आपका 3 का मैचिंग हो गया है ए के साथ। अब आप जानते हैं ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं, है ना। तो पत्तियों के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है? ब्रायोफाइलम के पौधों में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये होती है एडवेंटिशियस बड, सहायक कलियां होती हैं, है ना। तो हमारा 4 का जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ई के साथ। तो DCAE, DCAE ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है। तो इसको याद कर लेना है बस आपको कि जिंजर को राइजोम बोलेंगे, पोटैटो ट्यूबर है, और अनियन क्या है? एक बल्ब है। ठीक है। और ब्रायोफाइलम एडवेंटिशियस बड हैं, सहायक कलियां हैं। आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पौधे के तने के रूपांतरण को बतलाता है? रूपांतरण का संकेत है, रूपांतरण का संकेत है। जैसे कि आलू पर आई का पाया जाना, है ना, प्याज में शल्क का पाया जाना, मटर के पौधों में आपने देखा होगा इस तरह से टेंड्रिल निकलते हैं मटर के पौधों में, या हेयर प्रेजेंट ऑन कैरेट, गाजर में जो हेयर्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि हम प्लांट के किस पार्ट को तना कहेंगे? जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाएंगे, पर्व संधियां एवं अंतः पर पाए जाएंगे। आलू तना कैसे हुआ कि आलू में जगह जगह पर आपको क्या मिलते हैं? देखो ये है आपका नोड, नोड मतलब पर्व संधि, और आलू के नोड को हम लोग आई के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आई, आंख कहते हैं, आंख। तो आलू में आंख का पाया जाना इस बात का संकेत है कि भाई आलू एक तना है, भले ही वो जमीन के अंदर है। चलिए अगले सवाल पे हम चल लेते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, है ना, सूरजमुखी और गेंदे के फूल का रंगीन भाग क्या है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है पुष्प और एक होता है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है कि पुष्पों का समूह इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। बहुत सारे पौधों में एक सिंगल फूल नहीं आता कि एक इस तरह से क्या होगा, एक डाली होगी जिसमें ढेर सारे फूल आपस में जुड़े होंगे और ये एक पुष्प दिखेंगे आपको, इसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। तो ये पुष्पक्रम होते हैं। तो सूरजमुखी और गेंदे के पौधे का जो रंगीन भाग होता है वो इनफ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, बहुत सारे पुष्पों का समूह होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट? इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, कौन एक सत्य फल नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सत्य फल और असत्य फल क्या होते हैं। वो फल जो ओवरी से विकसित होते हैं, वो फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट, सत्य फल। लेकिन वो फल जो अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित हो रहे हैं, है ना, ओव्यूल से विकसित ना होकर, ओवरी से विकसित ना होकर प्लांट का कोई और पार्ट फल बना ले रहा है। जैसे आपने देखा था सेब और नाशपाती में थैलेमस मतलब पुष्पाशन गूदेदार हो गया था और फल बना रहा था। तो वह फल जो अंडाशय से विकसित ना होकर, ओवरी से डेवलप ना होकर फ्लावर के किसी और पार्ट से विकसित हो, उसे कहते हैं क्या? असत्य फल। तो ट्रू फ्रूट कौन नहीं है? तो यहां पे एप्पल ही हो गया, क्योंकि एप्पल फ्लैशी थैलेमस हो जाता है ना। एप्पल का थैलेमस यानी पुष्पाशन ही फ्लैशी हो जाता है और गूदेदार हो जाता है। बाकी आपका देख लीजिए, बाकी सब सत्य फलों के उदाहरण हैं। नाउ बैम्बू इज क्लासिफाइड एज, अब ये जनरल नॉलेज का सवाल हो गया। इस तरह के सवाल गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। ये स्टैटिक जीके का सवाल हो गया, ठीक है। कि जो बांस है वो क्या है, एक प्रकार का पेड़ है, एक प्रकार का घास है, एक प्रकार की झाड़ी है, एक प्रकार का जड़ी बूटी है। तो याद रख लीजिएगा कि ये जो बैम्बू होता है ना, घास फैमिली से आता है। बैम्बू एक ग्रास है, इसको याद कर लेना है। इस तरह का सवाल अगर गलत भी हो जाए तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, जो मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उसको बस शामिल कर लिया है। जैसे क्वेश्चन है कि टॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल ट्री ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थलीय वृक्ष कौन है। अब ये भी स्टैटिक जीके का सवाल हो गया, रटने वाला सवाल हो गया, तो ये गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका है देवदार है, यूकैलिप्टस है, सिकोइया है, पाइन है। तो याद कर लेना है इसको, आप लोग कमेंट करिए, उत्तर सिकोइया हो जाएगा। इसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे रखी है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थलीय वृक्ष हाइपेरियन है, जो एक तटीय रेडवुड है ना, सिकोइया सेम्परवेरेंस है। यह कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है और पहली बार इसकी ऊंचाई 380 फीट के करीब देखी गई थी, है ना, ये मापी गई थी। तो सिंपल याद कर लीजिएगा कि ये टॉलेस्ट जो प्लांट है वो है सिकोइया, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। विच प्लांट लीव्स आर यूज टू मेक आउटर रैप ऑफ बीड़ी। बीड़ी जानते हैं ना, बीड़ी जो लोग पीते हैं बीड़ी। तो बीड़ी का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये गलत भी हो जाए तो आपको मलाल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि इसको एक बार आपको देख लेना है। तो याद कर लीजिएगा, सिंकोना वृक्ष आप जानते ही होंगे। इससे मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली प्रथम औषधि निकाली गई थी, जिसका नाम क्या था, कुनैन। और कुनैन को सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया गया था, ये भी आपको पता होगा। तो ये तो होगा नहीं। ओपियम जो है उससे बहुत सारी दवाइयां निकाली जाती हैं, अफीम, है ना, एरेका, ये नहीं होगा। तो उत्तर है तेंदु, याद कर लीजिएगा, तेंदु, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। तो तेंदु का जो साइंटिफिक नेम है वो है डायोस्पायरोस और मिलेनोजाइलॉन, इसका साइंटिफिक नेम है, जिससे बीड़ी बनाई जाती है ना, इंडियन सिगरेट जिसको आप कह सकते हैं। बस इसको ऐसे याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है। नाउ निमेटोफोर किसमें पाया जाता है। निमेटोफोर किसमें पाया जाता है। निमेटोफोर आप जानते हैं रूपांतरित जड़ है, एक पौधा होता है जो दलदली क्षेत्रों में उगता है। और दलदली क्षेत्रों की मिट्टी में आप जानते हैं कि मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होता, मिट्टी के कणों के बीच स्पेस ना होने के कारण ऑक्सीजन नहीं होता। तो मिट्टी में ऑक्सीजन ना होने के कारण इनकी जड़ों की डेथ हो जाएगी, और जब जड़ों की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, पौधा ही मर जाएगा। तो इस तरह के पौधों में क्या होता है कि ऊपर की तरफ ऐसे जड़ें निकल आती हैं, ऊपर की तरफ जड़ें निकल आती हैं, और इन जड़ों को ही हम निमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, निमेटोफोर कहते हैं। अब देखिए, जड़ों को रहना कहां चाहिए था, जमीन के नीचे, ये कहां है, जमीन के ऊपर। जड़ों को अवशोषित क्या करना चाहिए था, पानी और खनिज। ये अवशोषित क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ये रूपांतरित जड़ हो गए, मॉडिफाइड रूट, रूट के काम से हटकर काम कर रहे हैं, रूपांतरित हो गए हैं किसी और काम के लिए। सो निमेटोफोर को इसीलिए हम लोग रेस्पिरेटरी रूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट, श्वसन मूल के नाम से भी जानते हैं, है ना। यानी ये वो रूट है जो जमीन के ऊपर है और श्वसन का काम कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। और ये आपको पाया जाता है मैंग्रोव के पौधों में। याद कर लीजिएगा, सुंदरवन में जाइएगा तो मैंग्रोव के विशाल विशाल वृक्ष पाए जाएंगे, और इन जड़ों की वजह से वो काफी सुंदर आपको दिखेंगे, सुंदर दृश्य दिखेंगे, है ना। तो ये होता है मैंग्रोव का पौधा, जिसे राइजोफोरा भी बोल सकते हैं, राइजोफोरा, है ना, राइजोफोरा भी बोलेंगे इसको, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव, है ना। लौंग के तेल में क्या, कौन सा केमिकल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का सक्रिय घटक है। यह भी स्टैटिक जीके का सवाल है, ये भी रट लीजिएगा। तो उत्तर है यहां पर यूजेनॉल, याद कर लीजिएगा। क्या याद करेंगे, यूजेनॉल याद कर लीजिएगा, इसके बारे में हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नॉस्का पाइन, नॉस्का पाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नॉस्का पाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नॉस्का पाइन क्या है, एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम सर्दी खांसी की दवाओं को बनाने के लिए करते हैं। यह भी स्टैटिक जीके का सवाल है। नॉस्का पाइन क्या है,
नॉस्कापाइन एक केमिकल है जो पौधों से प्राप्त किया जाता है और इसका इस्तेमाल सर्दी खांसी के उपचार में किया जाता है, जो अफीम के पौधों से प्राप्त किया जाता है। अफीम अफीम पॉपी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये ओपियम जिससे अफीम प्राप्त करते हैं, ओपियम पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है और इससे बहुत सारे दवाइयां निकाली जाती हैं, है ना, पेन किलर्स वगैरह सब इसी से बनाए जाते हैं। तो नॉस्कापिन नाम की जो दवा है वो अफीम से प्राप्त की जाती है, ठीक है। द हॉटनेस और पंजेंसी ऑफ चिली पेपर इज ड्यू टू, काली मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है, ये भी गलत हो जाए तो आपको मलाल नहीं करना है। आज के बाद बस आपको याद रखना है, तो याद कर लीजिएगा कैप्सिकिन। कैप्सिकिन के कारण जो होता है वो मतलब काली मिर्च में जो आप खाते हैं तो थोड़ा सा तीखापन लगता है। करक्यूमिन की बात करें तो ये हल्दी में होता है। कहाँ होता है? हल्दी में होता है, टर्मेरिक में होता है, टर्मेरिक में होता है। बाकी ये सब दूसरी चीजें लिखी हुई हैं तो उसको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे हम आते हैं, ये इसके बारे में हमने लिख दिया है, देख लीजिएगा एक बार। नाउ कोकोनट वाटर क्या है? कोकोनट वाटर क्या है? तो कोकोनट का खाने योग्य भाग क्या था? एंडोस्पर्म। नारियल का खाने योग्य भाग क्या था? भ्रूणपोष। तो कोकोनट वाटर को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी क्या है? तो आप कहेगा सर इट इज लिक्विड एंडोस्पर्म, द्रव भ्रूणपोष, द्रव भ्रूणपोष, है ना, द्रव भ्रूणपोष। अगले सवाल पे चलते हैं कि लहसुन के अंदर जो एक खास प्रकार की गंध होती है उसका कारण क्या है? लहसुन में एक खास प्रकार की गंध होती है, उसका कारण क्या है? ये भी स्टैटिक जीके का सवाल हो गया, उसको हमने शामिल किया है, रट लीजिएगा। तो सल्फर के कंपाउंड के कारण होती है, सल्फर के यौगिकों के कारण लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो याद करना है बस इन चीजों को, घबराना नहीं है ना। चलिए, तो यहां पे हमने लिख दिया है। आगे चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड? ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है कि भाई निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तेज बढ़ने वाला पौधा है, रट लेना है, मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस क्या है? एक ब्राउन एल्गी है ना, ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं पर रहता, मान लिया ऑप्शन में ये ना रहता, तो आप याद कर लीजिएगा बैम्बू। बैम्बू यानी बांस, बांस को भी काफी तेजी से बढ़ने वाला पौधा माना गया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि बैम्बू ऑप्शन में नहीं है तो मैक्रोसिस्टिस जो कि एक ब्राउन एल्गी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है वर्ल्ड का। नाउ लास्ट सवाल पे चलते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। लास्ट सवाल पे चलिए कि जिंजर जो है वो एक तना है, रूट नहीं है, क्यों? जिंजर जो है जमीन के अंदर रहने के बावजूद अदरक, हल्दी और ओल जिसको जमीन कंद कहते हैं, तो अदरक, हल्दी, आलू, जमीन कंद, ये सब जमीन के अंदर होने के बाद तना कैसे हो गए? क्योंकि ये भोजन संचित करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें संधियां एवं पर्व संधियां होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सेम क्वेश्चन देखो है, रिपीट हुआ है। तो इसमें नोड्स एवं इंटर नोड्स होते हैं, इनमें पर्व संधियां एवं संधियां अंतः पर्व होते हैं। अंतः पर्व होने के कारण भले ही ये जमीन के अंदर हैं, लेकिन ये आपके रूट की कैटेगरी में, सॉरी स्टेम की कैटेगरी में आएंगे। तो ये था आज का 40 का 40 सवाल, हमने इसको 40 मिनट में करने की कोशिश की है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको मैं बता दूं कि फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूं। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको है तो, और इन सब की जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो इसी तरह के सेशन हम लाते रहेंगे आपके लिए, और बहुत जल्दी में हम इन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त जो है, एग्ज़ाम के समय में इस तरह के सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, जो जल्दी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रटने वाले थे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी उड़ा डालें। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।